Hi everyone. Today's interview with Gulabo Sapera is going to be split into two parts. The first part is going to be posted right now and the other one on Wednesday. Do give me your feedback and tell me what you think about it. And the next week I will not be posting an interview. Rather, I'm going to be sharing my story with you. You know why? Because I complete 25 episodes this week and I'm feeling very happy and proud about it. Thank you to you all, or else this wouldn't have been possible. Welcome to In Conversation with Himali. Life, it gives us such strange moments. Never let a stumble in the road be the end of the journey. Hardships are often prepare ordinary people for an extraordinary destiny. That's the life of a courageous woman I'm about to introduce to you all. Please welcome Gulabo Sapera. हमारे साथ है देश और विदेश की जानी मानी व्यक्ति, मशहूर कलाकार और अद्भुत नृत्यांगना गुलाबो सपेरा जी। Born in Rajasthan in 1973, Gulabo Sapera's life wasn't any different from the rest of the girls in her community. Gulabo was buried alive, as she was born a girl child. But as fate would have it, her aunt rescued her by digging into the grave after 7 hours of being buried. Doesn't that give goosebumps? Well, Gulabo wasn't born to die, but rather she was born to be a successful woman who carved her journey all by herself with dancing and singing abilities. She is the creator of Rajasthan's celebrated folk dance form, Kalbelia Sapera dance. She was awarded the Padma Shri in 2016, nation's esteemed civilian award. इन्होंने प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्य कलबेलिया सपेरा डांस आरंभ किया। इनको 2016 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। वेलकम गुलाबो जी, नमस्कार। आपका हार्दिक नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार मैम, हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें? जी 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 जी। कृपया आप अपने बचपन के बारे में कुछ समाज से जुड़ी हुई बातों के बारे में बताइए जिससे आप प्रभावित हुई। समाज से जुड़ी हुई बातें बताओ या फिर जिसने समाज मतलब मेरे जन्म के बारे में बताओ? सारा बताइए। सारा बताती हूँ। मैं पहले समाज से स्टार्ट करती हूँ। हमारा समाज जो है वो कालबेलिया सपेरा समाज है। सपेरा का मतलब होता है कि हम लोग सांपों को रखते हैं, पकड़ के उनकी पूजा करवाते हैं, घर घर जाके उनकी पूजा करवाते हैं, जहर निकाल लेते हैं हम लोग। अच्छा जी। और कालबेलिया का मतलब होता है कि हम लोग काल को हाथ डालते हैं। जैसे सांप होता है, ये काल होता है, एक तरीके से मौत है इंसान की, उसको हम लोग वश में करते हैं। तो वो एक कालबेलिया, इसलिए हम लोग काल के बेलिया हो गए। तो वो अच्छा जी। और जात जो हमारी है वो हम लोग नाथ है, नाथ जिसको जोगी बोलते हैं। नाथ पंथ में इसलिए है, हम लोग गुरु करी पावनाथ जी के हम लोग शिष्य हैं। शिष्य है। गुरु नो नाथ है, मच्छिंद्र नाथ, गुरु गोरखनाथ, गुरु पार्श्वनाथ, गुरु करी पावनाथ। तो ये नो नाथ है और ये शंकर भगवान जी के शिष्य हैं। तो शंकर भगवान ने कहा कि आप अपना अपना हुनर बताओ। सब कोई ना कोई लेके आए, लेकिन हमारे कनी पावनाथ जी इतने चुलबुले थे कि वो और तो उसको कुछ भी सूझा नहीं। सिटी की साइड में गए नहीं, वो सीधे जंगल में गए। जंगल में से सांपों को पकड़ा, बिच्छुओं को पकड़ा, सबका जहर खट्टा किया और उसको कवर करके जहर को, और वो लाके शंकर भगवान के सामने रख दिया कि मैं ये लेके आया हूँ। तो शंकर भगवान ने कहा कि भाई जो जो अपनी अपनी चीज वस्तु जो लेके आए हैं वो आप अपना खुद ही उसको खा लो पी लो। तो हमारे कनी पावनाथ जी डर गए, कह रहे यार तो जहर निकाल के लेके आए, अब इसको कैसे खा सकते हैं, पी सकते हैं। पर गुरु कनी पाव जी हमारे जो थे वो शंकर भगवान का नाम लेके और वो जहर को पी गए। पीने के बाद में उसको कुछ भी नहीं हुआ और वो एकदम तैयार। तो शंकर भगवान ने डिसाइड किया कि गुरु गोरखनाथ जी आप आटा लेके आए तो आप सिटी में चले जाए, आप कहीं पार्श्वनाथ जी आप अपने मंदिर चले जाए, या फिर कहीं मच्छिंद्रनाथ जी आप अपने उसमें समुद्र में चले जाए। तो हमारे गुरु कनी पावनाथ जी को बोला कि आप जंगल में ही रहेंगे कनी, अच्छा अब सिटी में नहीं आ सकते,
क्योंकि आपका जो अंजल पानी है, खान पीन है, वो जंगल में रहने का है, और आप झेर से अपना पेट भर सकते हैं, तो आप अपने जंगल में रहो। क्या बात। तो हम वहाँ, तो हम उस पीढ़ी से हैं, हम गुरु करी पावना जी के शिष्य हैं, और हम उस पीढ़ी से निकले हुए हैं। तो जब से दुनिया बसी है, जब से हमारा समाज है, लेकिन ये एक हमारे समाज की पहचान नहीं थी, क्योंकि वैसे तो हिंदुस्तान सपेरों का देश कहला गया है, लेकिन सपेरों की इतनी पहचान ही नहीं हुई, कालबेलियों की, सपेरों की, क्योंकि वो लोग एकदम जंगल में रहते थे, सिटी में रहते नहीं थे, पढ़ते लिखते थे नहीं, तो लोगों की नजर में और हमारा कोई लिस्ट में नाम ही नहीं था। हाँ जी। तो इस तरीके से हम लोग जंगल में रहते थे। तो जंगल में रहने के बाद जब हमारे समाज ने डिसाइड किया कि अपन गुरु है, करी पावनाथ जी के शिष्य हैं, और अपने खाने पीने की भी कोई व्यवस्था नहीं है, रहने की भी कोई व्यवस्था नहीं है, एकदम जंगल में रहते हैं, तो अगर लड़की हो गई तो क्या करेंगे? लड़के की तो रखवाली हो सकती है, लेकिन लड़कियों की रखवाली नहीं हो सकती जी। उनकी शादी भी करनी पड़ती है, उनको कुछ देना भी पड़ता है। तो इस तरीके से हमारे समाज में डिसाइड किया कि लड़कियों को नहीं रखेंगे, लड़कियां जैसी आती है अपने धरती माँ, जैसी आती है माँ के पेट से, उनको धरती माता के पेट में डाल दो। तो जिंदा ही लड़कियों को गाड़ दिया करते थे हमारे। तो ये सदियों से चलता हुआ आ रहा था, सदियों से चलता हुआ आ रहा है। और हमारे जब औरतों की जब जरूरत थी कि भाई लड़के की शादी करनी है, तो वो जालोल में जाया करते थे, जो छाबड़ी बनाने वाले, जो बास्केट बनाते हैं, वो एक समाज, उसको भी सपेरा कालबेलिया ही बोलते हैं, लेकिन वो छाबड़ी बनाते हैं जी। उस समाज की लड़कियां लेके आया करते थे मोल खरीद के, छोटी छोटी 5-10 साल की लड़कियां, 2 साल की, 3 साल की, 5 साल की, 8 साल की, वो मोल खरीद के लाते थे, उनको पाल पोस के बड़ा करके, और उनसे वो लोग शादी करते थे। तो ये हमारे सदियों से चलता हुआ आ रहा, लेकिन खुद की बेटी को नहीं बचाते थे ये लोग। ओह माय गुडनेस। तो इस तरीके से हमारे समाज में रूल चलता आ रहा था, गरीबाई थी और रहने का कुछ ठिकाना था नहीं। तो ये वजह थी हमारी के हमारे पास में। तो मेरे घर में मेरी जब माँ जन्मी थी तो मेरे पापा 25 साल के थे, मेरे पापा 25 साल के थे तो मेरी माँ जन्मी। तो मेरे दादाजी ने कहा कि ये लड़की अगर हो गई तो ये लड़की मैं लूंगा और इसको गाड़ना नहीं है। तो मेरे पापा गए थे सिटी में 25 किलोमीटर दूर जाके और 20-22 किलोमीटर दूर जाके, और वो जापे का जो भी डिलीवरी का सामान होता वो लेके आए, अजवाद, गुड़, खाना पीना वो लेके आए थे मेरे पापा। तो मेरी माँ जन्मी तब। तो मेरे पापा ने कहा कि ये बड़ी होगी तो मैं शादी इसी लड़की से करूंगा, कि मैं इसके लिए बहुत मेहनत की है, मैं इतनी दूर जाके आया हूँ और इससे शादी मैं ही करूंगा। तो उस लड़की को मेरी माँ को बचा लिया, और मेरी माँ 6 साल की थी जब शादी कर दी उसकी, और मेरी माँ जब 10-11 साल की थी तब ससुराल आ गई थी। तो इस तरीके से हमारे मतलब लड़कियों को बचपन में लेके आया करते थे। तो मेरे पापा बहुत मतलब इतने वो एक दिल उनका माता रानी की पूजा करते थे। पापा ने कहा कि अपने समाज की बेटी से शादी करना, अपने समाज की बेटी को बचाना, एक कितना सुकून मिलता है। अपने दूसरे समाज की लड़कियां लेके आते हैं, उनकी बोली भाषा नहीं मिलती, उनका एक विचार नहीं मिलता, ठीक है बचपन में लेके आ जाते हैं, लेकिन फिर भी वो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो लगता है कि वो दूसरे समाज की है। तो मेरे पापा ने कहा कि मेरे बेटियां होगा तो मैं उनको नहीं मारूं। तो मेरे पापा ने डिसाइड कर रखा था कि भाई समाज के तुम चाहे कुछ भी करो, लेकिन मैं मेरी बेटी को, पहले मेरे पापा की बेटी हुई तो मेरे पापा ने उस बेटी को रख लिया, नहीं मारा उसको। तो वैसे 1-2 बेटी रख सकते थे, कोई पाबंदी नहीं, ये नहीं थी कि भाई बिल्कुल ही नहीं रखना है। कोई रखते भी थे, 1 बेटी रख लेते, कोई 2 रख लेते, कोई बिल्कुल ही नहीं रखते थे। तो मेरे पापा ने रख लिया। दूसरी बेटी हुई, तीसरी भी बेटी हुई, तो 3 बेटियां मेरे पापा की हुई लगातार। और समाज ने कहा भाई तेरे तो बेटियों का भंडार हो गया, तू इतनी सारी बेटियों का क्या करेगा? तो बोले मैं माता की पूजा करता हूँ, और यही माँ है जिससे अपन पैदा होते हैं। ये माँ है जो जननी, जो अपने को पैदा करती है। अपन जिस माता की पूजा करते हैं लक्ष्मी पाने के लिए, लक्ष्मी माता की, वही ये लक्ष्मी माता है। सरस्वती की संगीत के लिए पूजा करते हैं, वही ये सरस्वती है। और धन पाने के लिए और अपन शक्ति के लिए दुर्गा की पूजा करते हैं, वही ये दुर्गा है। तो अपन माता को कैसे मार सकते हैं? तो इस तरीके से मेरे पापा ने कहा कि मैं बेटियों को नहीं मारूंगा, चाहे समाज मुझे कुछ भी दंड दे दे। 3 बहनों के बाद में 3 भाई हुए,
फिर कुछ नहीं हुआ 5 साल। फिर बाद में मेरे पापा माता रानी के गए और कहा कि मेरे को तो बेटा या बेटी और चाहिए, तो 6 ही बच्चे हैं मेरे। तो फिर 5 साल बाद फिर मैं हुई। मेरे होने के मैं धनतेरस के दिन जन्मी। दीपावली से 2 रोज पहले धनतेरस आता है जी। तो उस रोज जन्मी। मेरे पापा सिटी चले गए थे सामान लेने के लिए, पूजा वूजा का सामान लेने, और शाम के 7 बजे मैं जन्मी। शाम के 7 बजे मेरा जन्म हुआ। पापा थे नहीं घर पे, समाज की औरतों ने जन्माया। तो समाज की औरतों ने सोचा कि आज इनके पापा तो है नहीं, फिर से लड़की हुई है 4थे नंबर पे इनके, 3 लड़का 3 लड़कियां, 7 नंबर की फिर बेटी। तो अपना ऐसा करते इसको भी गाड़ देते हैं। तो मेरे को ले जाके जमीन में, तो मेरे को ले जाके जैसी मैं जन्मी, माँ को बताया नहीं और मेरे को ले जाके जमीन में गाड़ दिया। मेरी माँ ने कहा कि मेरे बेटा हुआ या बेटी हुई, मुझे बताओ कहाँ है मेरा बच्चा। तो समाज की औरतों ने कहा कि जो भी था वो धरती माता के पेट में गया। मेरी माता रोने लगी कि मेरी तो बेटी हुई थी, इसका मतलब आप लोगों ने गाड़ दिया। तो मेरी मौसी को मेरी माँ ने पूछा कि मेरे क्या हुआ था, कि बोले लड़की हुई थी और उसको जमीन में गाड़ दिया। बोले जिंदा ही गाड़ दिया। बोले जिंदा ही जन्मी थी तो जिंदा ही गाड़ेंगे। ओह माय गॉड। तो नाड़ा वाड़ा काटा नहीं और इस तरीके से ले जाके मुझे जमीन में गाड़ दिया। तो मेरी माँ ने मेरी मौसी की हेल्प लेने की कोशिश करी, पर मेरी मौसी ने उस टाइम पे मना कर दिया कि अभी मैं नहीं जा सकती, समाज के खिलाफ बाद में देखेंगे। बोले मर गई होगी अभी। फिर मेरी माँ का विश्वास जीता। मेरी माँ ने कहा कि मेरी बेटी नहीं मर सकती, मेरी आत्मा कह रही है मेरी बेटी जिंदा मिलेगी। तो रात की 11-12 बजे जाके और मेरी माँ और मेरी मौसी उस जमीन में जाके निकाला जहां से मेरे को गाड़ा था, वहां से खोदा मेरे को और बाहर निकाला। तो मेरी सांसें चल रही थी उस टाइम पे, और मेरी माँ का विश्वास जीता और मैं जिंदा मिली। मेरी माँ कहती देख मैंने कहा था कि जिंदा मिलेगी मेरी बेटी, जिंदा मिली। तो घर लेके आए, लाके नहलाया मुझे, फिर जो भी वो नाड़ा काटा। और उसके बाद मेरे पापा ने कहा कि बच्चा रो रहा है क्यों, क्या हुआ। तो मेरे पापा ने, मेरी माँ ने कहा कि कुछ नहीं हुआ, आप तो वो दूसरे जगह बैठे थे, अपना मंदिर था पास में, तंबू टेंट लगाया हुआ था उसमें। मेरे पापा को बताया नहीं था कि लड़की हुई, उसको गाड़ दिया। मेरी माँ डर के मारा बताया नहीं बिल्कुल। फिर सुबह पता चला समाज से, अरे ये लड़की को तो गाड़ दिया था, तुम लोग बोले मुर्दा लड़की को लेके आ गए, ये अच्छी बात नहीं है, समाज से खिलाफ गए और तुमने समाज के मुंह पे तमाचा मारा है, ये तो लड़की मुर्दा है, तुम्हारे को क्या पता कि ये लड़की है, पता नहीं अब कौन है क्या है। राइट। तो मेरे पापा ने कहा कि जो भी है ये 2 माँ की बेटी है, इसकी माँ के पेट से जन्म लिया, फिर इसने धरती माता के पेट से जन्म लिया है, तो ये 2 माँ की बेटी है, मैं इसको नहीं मार सकता, नहीं मैं इसको कुछ भी बोला इसको मारने दूंगा, कोई हानि नहीं होने दूंगा मेरी बेटी को। तो मेरे पापा ढाल की जैसे बने खड़े रहे और कभी मेरे को कुछ आंच नहीं आने दिया। बातचीत हुई, दंड मुंड हुआ, जो भी हुआ, जुर्माना हुआ कि आपने समाज से खिलाफ गए तो आपको जुर्माना देना पड़ेगा। मेरे पापा ने कहा हाँ ये मैं दे सकता हूँ, आप ले लो। तो ऐसे हुआ कि मतलब जन्मते ही विरोध चालू हो गए मेरे खिलाफ, जन्मते ही संघर्ष जो होता है ना, जो चालू हो जाता है, सही है, वो चालू हो गए। फिर उसके बाद मेरे 6-7 महीने की थी मैं, तो मेरे पापा ने सोचा कि अभी बच्ची इधर उधर घूमने लगी है, गोडालियां, हो सकता है समाज की औरतें उठा के ले जाएगी, मार देगी इसको। तो फिर मेरे पापा मेरे को साथ रखते थे, सांपों को नचाने जाते, सांपों की टिपारी पे मुझे बिठा के और वो सांपों को नचाने जाते थे, साथ लेके जाया करते थे। और जब सांपों को औरतें जब दूध पिलाती थी सांपों को, वो बचा हुआ दूध मेरे पापा मुझे पिलाते। तो इस तरीके से हो गया कि सांप का और मेरा एक इस तरीके से, हम लोग सांप और हमें परिवार है, हम बहन भाई हैं। उनका झूठा दूध मैं पी लेती, मेरा झूठा दूध उनको पिला देते, मैं गले में पहन के डांस कर लेती छोटी सी, जब 1.5 साल की हो गई। तो इस तरीके से मैं पापा के साथ पली बड़ी, 2-3 साल की हो गई, डांस करने लगी सांपों को गले में पहन के। तो समाज के लोगों ने कहा कि भाई तू तो बेटी है, ये बेटा नहीं, तू तो बेटी को नचा के अपना पेट भरता है। मेरे पापा ने कहा कि मैं बेटी को नचा के पेट नहीं भरता हूँ, मैं तुम्हारे से डर के मारे मैं बेटी को लेके जाता हूँ, तो इसलिए बोला मैं कमाई नहीं खाता। तो 3-4 साल की थी तो मेरे पापा ने मुझे घर छोड़ दिया। तो मेरे को तो वो डांस एक तरीके से मेरा खाना मत दो मुझे, मेरा डांस करवा दो। तो मैं बीमार हो गई, बहुत तेज बीमार हो गई। तो
मेरी माँ टेंट के पर्दा लगा के फिर मुझे डांस करवाती थी, गाना सिखाती थी कि बोला अब तू जितना मन पड़े इतना अंदर कर ले, बाहर मत करना। लेकिन मैं मानती नहीं थी, मैं जंगल में चली जाती, छोटी छोटी बच्चियों को लेके, 3-3, 4-4 साल, 5-5 साल के बच्चे हम लोग खेलने के बहाने जाके वहां मैं गाना गा के डांस करती थी। तो एक तरीके से डांस का जुनून था, डांस मेरे साथ जन्मा और डांस ही मेरा जीवन, आज भी डांस ही मेरा जीवन है, जब भी मेरा डांस ही जीवन था। तो मैं वो डांस करती रही। मैं बीच में बीमार हो गई थी, मेरा नाम धनतेरस को मैं जन्मी, तो मेरा नाम धनवंती था। अच्छा। तो अब मैं मेरे नाम के बारे में बताती हूँ कि मेरा नाम गुलाब कैसे हुआ। तो मैं 1 साल की थी तो मैं बीमार हो गई थी अचानक। तो पापा डॉक्टर के लेके गए, पापा ने कहा कि इसको ठंड जुकाम हो गई, तुम बाहर लेके घूमे होंगे, ये बच्ची बचने वाली नहीं है, तुम घर लेके चले जाओ, मरने वाली है। मेरे पापा ने कहा कि बोले इतनी इजी नहीं मर सकती मेरी बेटी, ये धरती में 6-7 घंटे गड़ने के बाद नहीं मर सकती, तो बोला ठंड जुकाम से नहीं मर सकती। अजमेर की धरती में जन्मी हुई है, अजमेर ख्वाजा शरीफ जहाँ रहते हैं वहां कैसे मर सकती है मेरी बेटी। तो मेरे को बाबा के वहां ख्वाजा शरीफ के दरगाह लेके गए और मस्जिद के सामने दरगाह में सुला दिया मुझे ले जाके कि बाबा ये तेरी बेटी है, तू बचा या मार। ये दरगाह में मुझे ले जाके सुला दिया। जानते हैं अजमेर ख्वाजा शरीफ, आप जानते हैं अजमेर ख्वाजा? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत मन्नत है, तो मानते हैं वहाँ की, मतलब मन्नत है जी। तो 1 घंटे बाद वहां से गुलाब का फूल आया, मेरे सीने पे गिरा, मेरे हाथ पांव चलने लगे। तो वहां के मौलाना साहब ने कहा कि बाबा तुम्हारी बेटी जिंदा हो गई, तुम इसको ले जाओ। तो मेरे पापा डर गए कि बोले मौलाना साहब आपको कैसे पता चला कि मैं बहुत सीरियस लड़की लेके आया था? बोला आप तो मुद्दा ही लड़की लेके आए थे यहाँ, लेकिन बाबा की कृपा हुई है, तुम्हारी बेटी जिंदा हो गई है, इसको लेके जाओ। तो मेरे पापा ने कहा कि जो लेके आया था मैं, उसका नाम धनवंती था, वो धनवंती खत्म हो चुकी, आज जिसको मैं लेके जा रहा हूँ वो गुलाब है। क्या बात तो आज के बाद इसका नाम मैं गुलाब ही रखूंगा बाबा। और ये मेरी बेटी नहीं है, ये बाबा की बेटी है और ये अजमेर ख्वाजा शरीफ की बेटी है, मैं इसको गुलाब के नाम से बोलूंगा। जब से फिर मेरे पापा मुझे गुलाब बोलते थे, तो धनवंती का नाम दोबारा लिया ही नहीं कभी, तो गुलाब के नाम से मुझे बोलते। तो मैं 6-7 साल की थी, 7 साल की, तब मैं पुष्कर मेला में डांस कर रही थी जी। तो औरतें क्या करती थी, मुझे पुष्कर मेला में डांस करवा लेती या फागुन के महीने डांस करवा लेती, और वैसे समाज के लोग मेरे लट लेके पीछे पड़ जाते कि ये लड़की नाचती क्यों है। तो मैं बड़ी परेशान थी कि ये मुझे 1 महीना नचवाते होली के टाइम पे, और जब पुष्कर का मेला आता तब ये औरतें मुझे बड़े प्यार से लेके जाती है, वैसे मुझे नाचने नहीं देते, ये चक्कर क्या है। तो मैं बहुत सोचती थी। फिर मैं वहां डांस कर रही थी, 20-22 लड़कियां थी, समाज से छुप छुपा के जाती थी कि भाई मेले का टाइम है, पुष्कर मेला है, तो पैसे कुछ मिलते थे तो हम काजल, बिंदी, लाली वगैरह, चूड़ियां वगैरह नहीं पहन लेते, साल में 1 बार पैसा हाथ में आया करते थे। सही है। तो लुक छुप के वो डांस करने जाते थे हम लोग, तो समाज के आदमी लोग नहीं देखते, औरतें ही जाती थी। तो वहां पे फिर 2 लोग आए, हिम्मत सिंह जी और तृप्ति पांडे, वो मेरे लाइफ दाता आए, मेरे लिए भगवान बन के आए। और उन्होंने देखा कि ये इतनी बड़ी भीड़ है, यहाँ है क्या। अंदर आके देखा तो मैं छोटी सी डांस कर रही, तो बहुत देर तक डांस देखते रहे, फोटो खींचते रहे। जैसे डांस बंद हुआ तो मेरे तृप्ति मैम ने मेरा हाथ लगा के देखा कि तेरे बदन में हड्डियां है या नहीं, ऐसे रबड़ की गुड़िया की जैसे तो इधर की उधर, उधर की उधर हो रही है, और देखो तो कैसा लग रहा है। तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे कमल का फूल हो जैसे। कौन हो तुम, कहाँ से आए हो? तो मेरे चाचा ने मेरी जो साथ में औरतें थी, उन्होंने कहा कि मैडम जी हम तो सपेरा लोग हैं, जंगल में रहते हैं, सांपों को नचाते हैं वो, और हम मेले में आते हैं छुप छुपा के, जो काजल बिंदी के पैसे मिल जाए, थोड़े बहुत हमारे को खर्चे के पैसे मिल जाए। बोले तुम लोग शाम को आना वहाँ प्रोग्राम में, और तुमसे हम प्रोग्राम करवाएंगे। तो मेरे चाचा थे बीन बजाने वाले रिश्ते में, तो उन्होंने कहा कि ये प्रोग्राम क्या होता है मैडम? बोले तुम लोग समझते नहीं हो, जैसे यहाँ नाच रहे हो वैसे वहां नाचना, वहां लोग बैठ के देखेंगे, यहाँ लोग खड़े खड़े देखते हैं, यहाँ लोग पैसे फेंकते हैं लेकिन वहां पैसे नहीं फेंकेंगे। बोले ठीक है मैडम। तो हम लोग शाम को चले गए वहाँ कैंप में उनके, और वहाँ पे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मैडम ने मुझे घुंघरू लेके दिए किसी से, कि बोलो घुंघरू
पहन के डांस करेंगी, बहुत अच्छा लगेगा तेरे को, रिदम मिलेगी। मुझे घुंघरू बांध दिए, घुंघरू बांधा मैंने और घूंघट निकाल के स्टेज के ऊपर पहले बार जिंदगी इतनी छोटी सी मैं डांस कर रही हूँ। जो अंग्रेज लोग और काफी एनआरआई लोग बाहर से आए हुए वो सारे बैठे, तो मैं जैसे जैसे वो चक्कर ले रही तो वो तालियां बजा रहे, तो मैं घूंघट में डर रही, मैंने कहा यार ये तो ये भगा रहे मुझे ताली बजा के, या फिर ये कर रहे क्या है, मेरे को क्यों पैसे तो नहीं फेंक रहे लेकिन ताली क्यों बजा रहे, मेरे को भगा रहे। मैं सोची भगा रहे तो भगाने दे, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, मैं तो नाचूंगी यहाँ पे, इतना अच्छा बढ़िया फ्लोर है, इतना अच्छा मेरे को फील आ रहा है, तो मैं नाचती रही। मेरे को उस रोज एक फील हुआ कि ये मेरी असली जगह है, पब्लिक जो भी है ये मेरे भगवान है, स्टेज ये मंदिर है, मंदिर जैसा फील आ रहा था मुझे जी। तो काफी देर तक मैं घंटा आधा घंटा तक करती रही, मैं तो थकी ही नहीं। उसके बाद फिर जब लाइट डिम हो गई तो मेरे को नीचे में आई, तो मैडम ने मुझे गले लगाया, कहा कि देख इतना अच्छा डांस किया है तू। तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही मैडम के सामने बोलने की, तो मैंने किसी को खिलवाया, एक लड़की को कहा, मैंने कहा मैडम से पूछो कि वो लोग ताली जो ये ऐसे जो बजा रहे थे तो वो भगा रहे थे या फिर वो क्यों बजा रहे थे। तो मैडम ने बोला रहे पागल, वो तेरे हौसला जारी कर रहे थे, तेरे को तारीफ कर रहे थे, तेरे को बधाई दे रहे थे और अच्छा लग रहा था उनको जी। उन्होंने कहा अच्छा, तो मेरे को मैं वापस नाचूं जाके, बोला नहीं बस हो गया इतना बहुत है, कल डांस करना। तो फिर मैडम ने कल बुलवाया मुझे, फिर मैं कल दूसरे रोज गए, तो मेरे समाज की औरतों ने, मेरे जो साथ में 2 आदमी थे बीन बजाने वाला डफली बजाने वाले, उनके दिल में बेईमानी आ गई। वो सोचा कि इस लड़की को तो पास कर लिया मैडम ने, पता नहीं क्या देगी, बाहर भी ले जाएगी, और मैडम बहुत प्यार करती है, तो वो मुझे छोड़ गए, एक चाय की थड़ी के नीचे बिठा के चले गए, तू यहीं बैठा रहना, हम लोग वापस आए जब तक, अब तेरे को मैडम से नहीं मिलने देना है। मैंने कहा ठीक है, मैं बैठी हुई यहाँ, और मैं रो रही थी, मुझे मैडम बहुत अच्छी लगती है, मैं सपने में देखती थी इतनी परी जैसी मैम आती थी, लंबे लंबे बाल, गोरी मैम, तो मैंने कहा वो यही मैम है और मुझे मिलने ही नहीं दे रहे ये लोग। तो मैं रो रही, मुझे रोते हुए छोड़ के चले गए चाय की थड़ी के नीचे, फिर वहां चले गए, बोले मैडम हम लोग आ गए। तो बोले वो कहाँ है गुलाब, तो बोले मैम वो नहीं आई। तो बोले तुम्हारा क्या काम है, भगो यहाँ से, तुम्हारे को थोड़ी ना मिलने बुलवाया था, मैंने तो उससे बुलवाया था। तो बोले मैं वो नहीं आएगी। तो बोले हुआ क्या उसको बताओ, बुखार हुआ है या फिर कोई बात हो गई, मैं लेके आती हूँ उसको जाके। बोले ऐसा कुछ भी नहीं है मैम। बोले हम कोशिश करते हैं उसको लाने की, उसको बुखार हो गया है। तो फिर मेरे पास वापिस आए, मुझे कम्बल ओढ़ाया, यहाँ हाथ डलवाए, बोल दे ना बुखार हुआ है, ठीक है ना। तो मेरे कहा मैं झूठ कैसे बोलूंगी, बोले बोल दे झूठ। मेरे से झूठ बुलवाया उन्होंने, और मैडम पूछा अरे कहाँ रह गई थी तू। मैंने कहा मैम मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं बुखार हो गया। अच्छा, मेरा हाथ लगा के देखा तो मैं गर्म बढ़ रही थी, क्योंकि कम्बल ओढ़ा रखा था मुझे। तो मेरे को पहले बार इतनी मोटी टिकिया दी सफेद, गवर्नमेंट की, वो बुखार की गोली जी। बोले ये खा ले, बैठ जा, फिर उसके बाद तेरे को नचवाऊंगी मैं। तो वो खा के मैं बैठ गए हम लोग काफी देर तक, और फिर मैडम ने डांस करवाया। दूसरे रोज सुबह बुलवाया, तो मैम ने मुझे पैसे दिए 50 रुपए, और मेरे जो बाकी लोग थे उनको पैसे दिए, और मेरे को कहा बोले ये पैसे तेरे लिए, तू चाहे चूड़िया पहनना, काजल ले लेना, तेरे लिए बिंदी लेना, और जो भी चाहिए तो ले लेना, 50 रुपए बहुत है तेरे लिए। मैंने कहा मेरे तो नंबर ही नहीं जानू मैडम, 50 रुपए क्या होता है, मैंने कभी जिंदगी में देखा ही नहीं। Guys, that was end of part 1. Don't forget to tune in for part 2 on the coming Wednesday.